नमस्कार। नालंदा टॉकीज़ में आपका स्वागत है। नालंदा टॉकीज़ में आज एक ऐसे मेहमान से हम आपको मिलवा रहे हैं जिनको सारा राष्ट्र सेलिब्रेट कर रहा है। न सिर्फ उनका राज्य बल्कि पूरा राष्ट्र इस बात का स्वागत कर रहा है कि उन्होंने राष्ट्र की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसका समाधान जो ढूँढने का प्रयास हुआ उसके वो अग्रिम पंक्ति में एक तरह से जनरल की तरह खड़े हैं। स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, हम लोग बचपन में छत्तीसगढ़ का जब नाम सुनते थे तो हमारे पास 2 ही 3 तरह की खबरें आती थी। एक तो इतने लोग मार दिए गए, सैनिक जो हैं वो मर गए, या फिर कन्वर्जन हो गया और फिर उनका शुद्धिकरण हो रहा है। ये 2 तरह की चर्चाएं, और इसके अलावा गरीबी और अविकास की जो समस्या है, ये 3 तरह की चर्चाएं ही हम लोग सुनते हुए और पत्रकारिता में भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब इसमें से कम 2 सबसे बड़ी समस्याओं का आपके कार्यकाल में समाधान हुआ है, नक्सल समस्या का और जो धर्म परिवर्तन की समस्या का। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नक्सल समस्या का आपने कैसे समाधान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री का मार्गदर्शन था, लेकिन अल्टीमेटली मोर्चे पर तो आप लोग ही थे। कैसे किया आप लोगों ने? देखिए, पहले छत्तीसगढ़ कहने से ही देश वालों को ऐसा लगता था कि पूरा नक्सल से ग्रसित है और वहाँ जाएंगे तो गोलीबारी की आवाज़ सुनाई देगी। और एक समय काफ़ी ज़िले, करीब 14 ज़िले नक्सल से ग्रसित थे। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और बहुमत के आधार पर पहला 3 साल कांग्रेस की वहाँ सरकार थी, और 2003 के चुनाव में, पहला विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। और लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। वो क्षेत्र ऐसा था जहाँ 32% जनजातीय पॉपुलेशन है और गरीबी थी, लोगों में भुखमरी थी, लोग कोदो कुटकी महुआ खाते थे, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला, तो तत्कालीन सरकार ने भूख को भी भगाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के अंदर में खाद्य सुरक्षा कानून लाए और आज सस्ते 1 रुपया किलो में वहाँ पर अनाज मिल रहा है, और सड़क, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधा हुई। और उस समय नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई तत्कालीन सरकार ने शुरू कर दी थी, हमारे जवान शुरू कर दिए थे। और कुछ ज़िले जैसे सरगुजा के ज़िले थे वो सब नक्सल से मुक्त हुए। लेकिन विशेषकर जो बस्तर का क्षेत्र, अब तो वो 5 ज़िले हो गए, लेकिन एक समय ऐसा था कि वो एक ज़िला था बस्तर, जो कि एरिया वाइज देखें तो केरल प्रदेश से भी वो बड़ा क्षेत्र और जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर और धरती का जिसको स्वर्ग कह सकते हैं। लेकिन नक्सलवाद के कारण 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक वो क्षेत्र विकास से अछूता रहा। वहाँ पर कोई जाते नहीं थे। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है। एक छत्र रूप से उधर नक्सलियों का साम्राज्य था। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके, और जैसे ही हम लोग सरकार में आए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अगले ही महीना जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ पधारे और वहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं उनका एक बैठक लिए। तब हम लोगों को पता चला कि सबसे ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। मतलब 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही है।
और इसका कारण ये था कि पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, उनने बिल्कुल भी केंद्र का सहयोग नहीं किया। हमारे माननीय गृह मंत्री जी चाहते थे कि वहाँ भी नक्सलवाद का समापन हो, लेकिन प्रदेश सरकार के सहयोग नहीं होने के कारण मजबूती के साथ लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार हो गई, हम लोग सरकार में आ गए, तो नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू हुई। और वही जवान जो पिछली सरकार में थे, उनकी अदम्य साहस के कारण और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 साल के कम समय में ही ये नक्सलवाद, ऐसा लगता था कि कभी पता नहीं इसका समाधान होगा कि नहीं इस समस्या का, लेकिन नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और इसके लिए हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज वहाँ पर विकास को, ऐसे तो जब नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए तभी से हम लोग विकास भी पहुँचाना शुरू किए, कहे कि हम लोग जानते थे कि नक्सलवाद को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूते रहे, वहाँ पर विकास को भी पहुँचाना पड़ेगा। और एक नियत निलानार योजना शुरू किए। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। तो उसके माध्यम से सरकार की करीब 17 विभागों का 40 से ज़्यादा व्यक्तिमूलक योजनाओं को उन क्षेत्रों में जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुले, गांव आबाद होते गए, तो सरकार की योजनाओं को हम लोग पहुंचा पाए। जिस क्षेत्र में क्षेत्र रूप से नक्सलवाद का साम्राज्य था, आज वहाँ भी सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँच रहा है। वहाँ लोगों को राशन नहीं मिलता था, आज राशन कार्ड भी बन रहे हैं, राशन भी पहुँच रहा है, स्कूल भी खुल रहे हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। दूरसंचार के साधन उधर स्थापित कर पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। और वहाँ लगातार लोगों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी हो रहा है। इसके लिए बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, ये सब का आयोजन कर रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री जी बराबर वहाँ जाके पिछले दिनों सबका हौसला अफजाई किए हैं और पूरे उस क्षेत्र का जो 4 दशकों से विकास से छूता रहा है, उनको आश्वस्त किए हैं कि आगे विकास वहाँ पर होगा। सबके घर पक्का के बनेंगे, सबके घर में बिजली होगी, पानी होगा, सड़कें होंगी, वहाँ स्कूल अस्पताल अच्छे होंगे और पूरे देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग का निर्माण करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। क्योंकि राष्ट्र भी इस मामले में चाहेगा कि छत्तीसगढ़ वो सब हासिल करे जो पेंडिंग हो गया था बहुत लंबे समय से। जी सर, आप अभी प्रधानमंत्री से मिले, सेवा तीर्थ में जाने वाले, इनफैक्ट आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो, अब तो खैर बहुत सारे एक एक करके जाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो नए वाले पीएमओ में गए और आपने बस्तर के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष रखा, जिसमें कि विभिन्न अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं और वहाँ पर नया एक आने जाने का साधन मुहैया हो, ये सारे कुछ आपने प्लान किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि नया बस्तर, जो आपके सपने का बस्तर जो है, जो एक तरह से छत्तीसगढ़ के सपने का बस्तर है, उसका जो ब्लूप्रिंट आपने रखा है, उसके मुख्य तत्व क्या हैं? क्या आपका विजन क्या है, आपकी दृष्टि क्या है? सेवा तीर्थ में मुख्यमंत्री के नाते, पहला मुख्यमंत्री के नाते जाने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि वो क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं, लंबा चौड़ा जंगल है। तो अब नक्सलवाद तो समाप्त हुआ है, लेकिन हम लोगों को वहाँ विकास पहुँचाना पड़ेगा। तो एक तो जनजाति लोग कृषि से जुड़े रहते हैं, तो हम लोगों को कृषि को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है।
और वैसे हम लोग धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ कहलाता है, और किसानों के लिए मतलब हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को हम लोग धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, और हर तरह की सुविधा उनको, सिंचाई का साधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो वहाँ भी, उस क्षेत्र में भी, बस्तर में भी इस साल 2 सिंचाई परियोजना भी वहाँ पर पास किए हैं। इंद्रावती नदी में देउरगांव मटनार 2000 करोड़ का, तो उससे काफ़ी एरिया सिंचित होगा, तो उस क्षेत्र के लोगों को खेत में पानी पहुँचेगा। वो पूरा क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हैं, उनका भी वैल्यू एडिशन करा रहे हैं, और उनका कीमत भी अच्छा दे रहे हैं, अच्छा कीमत दे के उसको खरीद भी रहे हैं। फिर पर्यटन की अपार संभावना है। जी, बहुत सुंदर है वो जी इलाका, जी जी देश के सबसे सुंदर इलाकों में है। जी जी, उधर एक होम स्टे होता है। जी, होम स्टे मतलब जो टूरिस्ट जाते हैं, और विशेषकर जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं, वो लोग होटलों में रहना पसंद नहीं करके लोगों के घरों में उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनकी संस्कृति को जानना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठ के भोजन करना चाहते हैं, उनके साथ खेतों में जाते हैं। तो इस तरह से होम स्टे में सीधे सीधे उस परिवार को आर्थिक लाभ होता है। तो हम लोग एक नई उद्योग नीति भी बनाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, जो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें भी हम लोग पर्यटन को शामिल किए हैं, होम स्टे को भी शामिल किए हैं। वहाँ के लोगों को हम लोग, और उनके कमरे बन जाएं, ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ठहरा पाएँ। इसके लिए हम लोग नई उद्योग नीति में उनको मकान बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आर्थिक रूप से परिवार लाभान्वित होगा। उस क्षेत्र में हम लोग पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। परिवार को 2 गायें दे रहे हैं हम लोग, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB से सरकार का समझौता हुआ है। वो पूरा उनको सिखा रहे हैं कि गाय कैसे पालना चाहिए, और बीमारी हो जाने पर उनका देख रेख, दूध का संकलन, ये सब NDDB कर रहा है। मत्स्य पालन को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय समाज का जो रुचि का विषय है, पर्यटन है, कृषि है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है, इसी सब को हम लोग आगे बढ़ा के उस क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम सरकार की चिंता में है। सर, जो नक्सलवाद था उसका मूल विचारधारा ये थी कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए और बंदूक से सत्ता निकलती है, और एक तरह से वो पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। और आप लोगों के सद प्रयासों से वो एक तरह से वो समस्या का समाधान हुआ है, और आप उसके साथ डेवलपमेंट और पुलिसिंग, ये दोनों एक तरह से ट्विन ट्रैक, दो चीज़ें आप लोग एक साथ कर रहे हैं। इसमें एक आपकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि बस्तर के लोगों की जो आय है वो कुछ समय के अंदर में दोगुनी आप उसको करना चाहते हैं, उसका एक खाका आपने रखा जी। एक और दूसरा नक्सलवाद के परे उसको एक और विषय है जो कि भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और भारत की परंपरा को के लिए खतरा बना हुआ था बहुत लंबे समय से, वो जबरन या फिर लालच से धर्म परिवर्तन का। ये वाला विषय भी आप ही का मतलब सौभाग्य है कि आपके समय में छत्तीसगढ़ में ये विषय भी आप लोगों ने सेटल किया है, और जो धर्म परिवर्तन जो गलत तरीके से कराए जाते हैं उसको नियंत्रित करना या उसको रोकना, इसके लिए आपने एक बहुत अच्छी पहल की है। तो उसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे कि उसके पीछे आपकी सोच क्या थी और इस कार्य को आप कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत आश्चर्यजनक ढंग से विपक्ष ने इसका विरोध किया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी करने को। वो भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति वगैरह, लेकिन उसके रक्षक के रूप में आप सामने आए। देखिए, धर्मांतरण भी छत्तीसगढ़ के लिए एक कलंक था, और हम तो जिस क्षेत्र से आते हैं सर, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल पूर्वी इलाका है, आखिरी जिला है, वहाँ से झारखंड और उड़ीसा प्रांत लगता है। तो वहाँ पर मिशनरियों का बोलबाला है, और खूब संख्या में वहाँ धर्मांतरण होता था, और विशेषकर जनजाति समाज का जो मतलब
शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और उनकी गरीबी का, उनका भुखमरी का, उनके भोलेपन का लाभ लेकर ये सब होता था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, जो जसपुर राज परिवार से हुए और 5 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो राज्य के रूप में भी काम किए। तो उन्होंने एक घर वापसी कार्यक्रम चलाया। जो भी कन्वर्टेड लोग थे जो फिर से अपने धर्म में आना चाहते थे, तो राजा होते हुए भी अपने हाथों से उनका पैर धो के उनको फिर हिंदू बनाने का काम उन्होंने किया। और फिर जसपुर में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है, तो कल्याण आश्रम के भी गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं। तो इस सब के कारण वो क्षेत्र मतलब धर्मांतरण में वहाँ रोक लग पाया है। आज दिलीप सिंह जूदेव जी के जो सुपुत्र हैं श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव इस घर वापसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक इस समस्या थी बड़ी ये धर्मांतरण, लेकिन अभी हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में धर्म स्वातंत्र बिल लाए, उसको पास भी किए हैं और महामहिम राज्यपाल जी का भी उसमें साइन हो गया है, कानून बन गया है और बड़ा कठोर ये एक्ट लाए हैं। कई प्रदेशों का अध्ययन करके लाए हैं और इसमें अब ये ज़रूरी होगा कि जो धर्मांतरण कराता है और जो धर्मांतरण होना चाहता है, वो दोनों को जो विशेष प्राधिकृत अधिकारी होंगे उनको अवगत कराना होगा। फिर अधिकारी उसको इश्तेहार जारी करेंगे, किसी को आपत्ति होगी तो आपत्ति दर्ज होगा, उस पर जांच होगी और अगर सही पाया जाएगा तो अनुमति मिलेगी और उसमें किसी तरह का छल कपट और गलतफहमी में डाल के सब अगर पाया जाएगा, अवैध पाया जाएगा, तो उस पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान उसमें किया गया है। तो हमको लगता है कि अब इस कठोर धर्मांतरण को लेकर जो स्वातंत्र बिल लाए हैं उससे धर्मांतरण में अंकुश लग पाएगा। इसमें जो धर्मांतरण सिर्फ ये मामला नहीं है कि धर्म की स्वतंत्रता है, किसी व्यक्ति ने धर्म बदल दी। छत्तीसगढ़ में के बारे में हम लोग बहुत लंबे समय से ये देखते आए कि उसमें धन का भी इस्तेमाल करके इस काम को किया गया, लालच का भी और लोगों को बहला फुसला कर भी। तो इसमें इसका जो दंड वाले प्रावधान हैं जी, वो उसकी थोड़ी सी मैं डिटेलिंग जानना चाहूँगा कि वो किस तरह से आप इसको, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में था छत्तीसगढ़, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि नक्सलवाद और धर्म परिवर्तन यही 2 चर्चा के विषय राष्ट्रीय मीडिया में बना करते थे। जी। तो इसका जो दंड प्रावधान है इसका किस रूप में आपने लोगों ने इसको देखिए, धर्म स्वातंत्र बिल पहले से था 1968 से छत्तीसगढ़ में, मतलब मध्य प्रदेश में, बाद में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो वही छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ था, लेकिन उसमें कठोर कानून नहीं था। लेकिन अभी अगर इस तरह से अगर पाया जाता है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है तो करवाने वालों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। 5 से 10 साल 20 साल तक की सज़ा है और 5 से 10 लाख तक। और अगर किसी के घर में जैसे चंगाई ये लोग करते हैं, किसी का किराए में भी मकान लेके करते हैं, तो वो किराएदार के ऊपर भी, मतलब जो मकान है जिसका, और 1-1 करोड़ रुपया तक का भी जुर्माना का इसमें प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास तक की इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से इससे एक भय होगा और हमको लगता है कि बड़ी समस्या का समाधान होगा। मुझे लगता है बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल कानून भी ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो कानून जिस तरह का है उस तरह से उससे बाकी राज्य भी सीख सकते हैं और नया कुछ वो कर सकते हैं। सर, ये 2 तो बड़ी प्रॉब्लम की सबसे पहले बात हुई कि जिसका समाधान आपके कार्यकाल में हो रहा है, जो राष्ट्रीय समस्या भी है और आपके हाथों से ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको नमन वंदन और जोहार के आपने ये काम करके दिखाया। इसके अलावा जो अब इसका दूसरा एक ट्रैक है कि समस्याओं का समाधान और विकास की यात्रा, दूसरा पक्ष जो है, तो इसमें खास करके कृषि को लेकर जो छत्तीसगढ़ में एक
पहले पुरानी छवि थी कि गरीब लोगों का राज्य है और अनाज वगैरह नहीं होता है, ये छत्तीसगढ़ ने इसको बदल दिया है। छत्तीसगढ़ के मेहनती किसानों ने और आप सब लोग सबका मार्गदर्शन मिला और आज की तारीख में खास करके चावल के मामले में आप देश के अग्रणी राज्यों में हैं जो सरप्लस चावल उगा रहे हैं। तो कृषि को यहाँ से आगे ले जाने के लिए आप किस तरह कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार कृषि के क्षेत्र में क्या नई पहल कर रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और छत्तीसगढ़ में हजारों तरह के धान के किस्म हैं और बिल्कुल बारीक और खुशबूदार वहाँ पर चावल है। ऐसे ऐसे प्रजातियां हैं कि अगर घर में चावल पक रहा है और बगल से कोई गुजरेगा तो मतलब चावल की महक नाक तक पहुँचेगा। इस तरह की प्रजातियाँ अगली बार छत्तीसगढ़ जाने से मैं वो लेकर आऊँगा इसका जी मतलब। जी छत्तीसगढ़ मैं के तो अंदर चावल में का शौकीन हूँ। जी जी बिल्कुल है। तो हम लोग वहाँ पर किसानों को अच्छा उसका कीमत दे रहे हैं, मतलब 3100 रुपया प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ 21 क्विंटल उनका धान खरीद रहे हैं। और इस साल 25,24,000 किसान धान बेचे और एमएसपी तो उनको 24 घंटे के अंदर दे देते हैं, लेकिन कृषक उन्नति योजना के माध्यम से उनको प्रोत्साहन स्वरूप और एमएसपी और जो 3100 रुपया के बीच का जो अंतर है उसको एक साथ देने का काम करते हैं। तो इस साल भी 25,24,000 किसानों को 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि एक मुश्त उनको देने का काम किए। फिर सिंचाई के साधन लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछली 5 साल कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 5,700 करोड़ का काम स्वीकृत किया, तो अभी हम 2 साल में 10,500 करोड़ से ज़्यादा सिंचाई योजना स्वीकृत किए हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में पानी देना चाहते हैं और कृषि के साथ साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन इसको भी बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसका भी वैल्यूएशन करा के उनको लाभ देना चाहते हैं। तो इस तरह से किसानों की आय को सरकार बढ़ाने के लिए पूरा चिंता कर रही है। अभी सर इनफैक्ट मैं पिछले दिनों छत्तीसगढ़ एम्पोरियम गया था तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखा, बस्तर कॉफ़ी। तो मतलब बस्तर के बारे में हमारे दिमाग में क्या छवि थी और बस्तर की कॉफ़ी दिल्ली के ड्राइंग रूम में लोग पी रहे हैं, तो ये बदलाव दरअसल हम लोगों ने अपने जीवन काल में होता हुआ देखा है। तो कृषि के क्षेत्र में आपकी जो योजना है निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी भी इससे बढ़ेगी। कृषि के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ ने पहल की है और जिस तरह से उसका प्रोडक्ट अब सारी देश में जा रहा है और छत्तीसगढ़ का चावल तो विदेश तक जा रहा है और भारत चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में इस समय है दुनिया में। एक अन्य क्षेत्र जो जिसमें छत्तीसगढ़ की ख्याति है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है, वो है खनन का क्षेत्र और उद्योग और बिजली उत्पादन का क्षेत्र। तो खनन में कई सारे खनिज ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हैं या सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में है उनमें छत्तीसगढ़ है। और बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं बल्कि सरप्लस है बाकी और ग्रिड को भी देता है। तो आपकी उद्योग नीति क्या है? क्या आप यहाँ से छत्तीसगढ़ को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्योंकि विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत 2047 का एक अभिन्न और गौरवशाली हिस्सा बनेगा, ऐसी हम सबकी इच्छा भी है, कामना भी है। तो आपकी उद्योग नीति क्या है? किस तरह से आप छत्तीसगढ़ में उद्योग का विकास चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है सर। वहाँ पर पूरे देश का करीब 19-20% आयरन ओर है, उतना ही करीब कोयला है, वहाँ बॉक्साइट है, टीना के एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं, वहाँ डायमंड भी है, गोल्ड भी है, लिथियम जैसा मिनरल्स भी वहाँ पर है। तो भगवान मिनरल्स की दृष्टि से बहुत समृद्ध दोनों हाथ से लुटाया है उन्होंने, समृद्ध बनाया है छत्तीसगढ़ को। और हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। अभी करीब 1.5 साल हुए हैं और करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश को मिल चुका है।
जिसमें 3.5 लाख करोड़ का एनर्जी के सेक्टर में भी है, और आपका AI बेस्ड डाटा सेंटर है। ये सब का काम वहाँ पर चालू हो गया है, कई उद्योग का, और सब धरातल में दिख भी रहा है। और नई उद्योग नीति में 3.5 लाख करोड़ का एनर्जी के सेक्टर में MOU हुआ है। वैसे अभी भी 30,000 मेगावाट एनर्जी हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, सरप्लस बिजली है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में और 30,000 मेगावाट एनर्जी और ला पाएंगे। तो इस तरह से पड़ोस के प्रदेशों को भी हम लोग एनर्जी दे पाने में सफल होंगे। और उद्योग धंधे भी लगातार, पावर प्लांट, आपके स्टील प्लांट, ये सब लग रहे हैं। और नई उद्योग नीति में हम लोग विशेषकर रोजगार को ज़्यादा फोकस किए हैं। अगर कोई उद्यमी 1,000 करोड़ का निवेश लाता है या स्थानीय 1,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उनको विशेष इंसेंटिव का प्रावधान रखे हैं। और उद्यमों को भी सहूलत हो, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है कि उनको दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़े, उनको लंबे समय तक इंतजार करना नहीं पड़े। तो एक आवेदन के साथ उनको तत्काल सारी जो आवश्यक दस्तावेज है वो भी मतलब देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मिनरल्स का भी फायदा हो रहा है छत्तीसगढ़ को, और एनर्जी के सेक्टर में भी काफ़ी हम लोग आने वाले कुछ वर्षों में तो हम लोग पूरे देश के नंबर 1 का प्रदेश हमारा एनर्जी के सेक्टर में हो जाएगा। सारी दुनिया तो इस समय एनर्जी और पावर के लिए ही, और बिजली इसी के लिए सब कुछ भविष्य वहीं पर है, और इस पर आपका फोकस है। ये बहुत शुभ है और अच्छा है कि आप इस कार्य को कर पा रहे हैं। इस बीच में जैसे आपने AI के क्षेत्र में काम किया, फिर स्टार्टअप के लिए इतना सारा कुछ किया, बल्कि मुझे तो लगता है कई बार कि नक्सलवाद का खत्म होना एक तरह से नए औद्योगिकरण की लहर को ही पैदा करेगा, क्योंकि उद्योगपति 2-3 चीज़ें ही चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहे, जो निवेश लगाया वो निवेश सुरक्षित रहे। इसके अलावा चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, और इसके अलावा कि कोई बाधा ना आए। तो आपने सिंगल विंडो सिस्टम से उनकी बाधाएं दूर कर दी। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आप लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके जो उसमें बिजली एक तो है ही है, इसके अलावा सड़क, और इसका भी मतलब मैं गया था भी छत्तीसगढ़ पिछले दिनों, तो देश की सबसे अच्छी सड़कें जिन राज्यों में है उनमें से आपका प्रदेश निश्चित रूप से होगा। तो मतलब मुझे लगता है कि 360 डिग्री आप तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से उद्योगों को वहाँ पर आना चाहिए। ये कार्य आपके समय में हो रहा है। एक सर विषय और है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी दृष्टि में उसमें चाहूँगा कि वो उसको आप कैसे देख रहे हैं, जानना चाहूँगा कि टूरिज़्म जो एक है जिसके बारे में आपने कहा कि वो बस्तर और तमाम जगह बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक टूरिज़्म जिसके लिए सही शब्द तीर्थ है, इसका भी छत्तीसगढ़ एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि राम कथाएं बताती है कि कौशल्या माता का जो घर था वो छत्तीसगढ़ में ही था। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप लोग और क्या क्या कर रहे हैं? जैसे सिरपुर वहाँ पर है तो बौद्ध केंद्र भी है, तो ये सब भी, दंतेवाड़ा माता का मंदिर भी है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। एक तो छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है, और प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में से अधिकांश समय 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में भी बिताए हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर अनेकों ऐसे जगह हैं जहां उनके कहीं पद चिन्ह, कहीं उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग इस तरह से मिलते हैं। सबरी माता जिनके जूठे बेर प्रभु श्री राम खाए थे, उनका भी आश्रम शिवरी नारायण है। तो एक तो जो राम वनगमन पथ है उसका भी हम लोग विकास कर रहे हैं, और एक तो वहाँ पर जो शक्तिपीठ हैं, दंतेश्वरी माता का मंदिर है दंतेवाड़ा में, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता हैं, रतनपुर में महामाया हैं,
सूरजपुर में कुदरगढ़ हैं। तो इन सब शक्तिपीठों को भी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक भोरमदेव अति प्राचीन मंदिर भी है। अभी वहाँ पर स्वदेश दर्शन योजना जो भारत सरकार का है, उसमें करीब 150 करोड़ रुपया वहाँ के लिए स्वीकृति मिली है और वहाँ भी काम शुरू हुआ है। और जितने शक्तिपीठों में भी हम लोग निर्माण का काम, विकास का काम शुरू किए हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हम लोग काफ़ी आगे वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, जहाँ पर हम लोग कुंभ लगाते हैं हर साल, जिसमें पूरे देश से संत महात्मा और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सरकार चिंता कर रही है, काफ़ी काम कर रहे हैं। सर, ये आपका एक बीच में हमने खबरों में देखा, अखबारों में, कि एक सीएम तीर्थ योजना भी आप चला रहे हैं और रामलला दर्शन योजना भी चला रहे हैं। तो वो क्या योजना है? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो प्रभु श्री राम से छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत लगाव है, सब उनको भाचा मानते हैं। और जब 500 साल के संघर्षों के बाद एक टेंट से भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम विराजित हुए, तो प्राण प्रतिष्ठा के समय भी बहुत खुशियाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में मनाई गई। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ के राम भक्तों को सरकार अपने खर्चे से प्रभु श्री राम का दर्शन कराएगी। तो हम लोग श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। इसमें ट्रेन रहता है, तो बहुत सुसज्जित तरीके से वो ट्रेन जाता है, 850 लोगों को एक बार ले जाता है। और पिछले 2 साल में 42,000 से ज़्यादा राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर श्री राम का मतलब दर्शन करा के सरकार ला चुकी है। और एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी सरकार चला रही है। जैसे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, तो वैसे 19 जगह को सरकार चिन्हित किया है पूरे देश में। और जहाँ भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के हैं, और इसमें जो परित्यक्ता हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए उम्र की कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है, तो उनको उनकी इच्छा के अनुसार सरकार अपने खर्चे से तीर्थ भी कराती है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ये दोनों चला रही है। सबके लिए एक तरह से मॉडल भी है कि आप इन चीज़ों को जिस तरह से कर रहे हैं, खास करके आध्यात्म और भारतीयता के विकास के लिए। ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं नालंदा टॉकी, जिसका नाम हम लोगों ने भारत के ज्ञान के सबसे प्राचीन केंद्र, जो जिसकी वजह से सारी दुनिया में नाम रहा, भारत का शुरुआती वर्षों में दुनिया भर के छात्र आए, नालंदा के नाम पर हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है। और क्योंकि भारत में उस पुरानी ग्लोरी को, उस पुरानी गौरव को फिर से हासिल करने की यात्रा पे भारत इस समय फिर से चल पड़ा है। नालंदा में भी एक नया विश्वविद्यालय, बल्कि 2 नए विश्वविद्यालय बने हैं नालंदा के नाम पर। आपके यहाँ भी कुछ है ऐसा मुझे बताया गया, वो क्या आप लोग कर रहे हैं नालंदा के नाम पर? देखिए, रायपुर में नालंदा परिसर के नाम से एक कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पर सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल है। एक तरह से वो लाइब्रेरी है। तो मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी पहली बार हमको लेके गए, तो वहाँ देखे कि 2,500 बच्चे वहाँ मतलब अध्ययनरत हैं, स्टडी कर रहे हैं, और 24 घंटा वो खुला रहता है। अच्छा। हाँ, पूरे सप्ताह 24 घंटे, पूरे सप्ताह 24 घंटे। और वहाँ पर बच्चों ने बताया कि 2,500 और वेटिंग में है। अच्छा। तो फिर हमने तत्काल वित्त मंत्री जी को कहा कि 2,500 बच्चों के लिए फिर एक आप नालंदा परिसर बनाइए। और फिर ये भी हुआ कि रायपुर में ही क्यों, मतलब पूरे प्रदेश में होना चाहिए, क्या कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके अभिभावक कमज़ोर हैं, वो मतलब कोचिंग के लिए बाहर भेज भी नहीं सकते हैं, जैसे कोटा वगैरह है, दिल्ली वगैरह है। तो क्यों ना उनको मतलब उनके नज़दीक में ये सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। तो आज करीब 34 से ज़्यादा जगह है। हम लोग नालंदा परिसर, जो बड़े जगह हैं, जो जिला हेडक्वार्टर हैं,
वहाँ पर नालंदा परिसर का निर्माण कर रहे हैं। और जो हमारे बेटा बेटी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको स्टडी मटेरियल यूपीएससी की तैयारी, सीजीपीएससी की तैयारी या और भी डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई, उसका सबका स्टडी मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह से नालंदा परिसर वहाँ पर हर बड़े जगहों में हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के आप अभिभावक हुए उस तरह से, उनके जी गार्जियन जी हुए, जी और जी आपके मार्गदर्शन में, और आपने उनका उत्साह बढ़ाया, तो निश्चित रूप से वो अच्छा करेंगे, ऐसा हम जी। मानकर चलते हैं। सर, एक और चीज़ जिसकी थोड़ी कम चर्चा हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चर्चा करने योग्य है, कि आपका जो प्रदेश है, आपकी जो विधानसभा है, वो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के मामले में नियम जब बनेगा और जब वो 1/3 होगा तब होगा, लेकिन आप लोग ऑलरेडी 20% से ज़्यादा वहाँ पर वो संख्या हासिल कर चुके हैं। अब चूँकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में महिला आरक्षण का जो कानून है वो धरती पर आ रहा है, और उसकी दिशा में आगे और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसका एक अगर आप हमें लेखा जोखा बताएं तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा आसान रहेगा, और बाकी लोगों के लिए भी सीखने को कुछ रहेगा। महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? देखिए, एक तो महिलाओं के लिए हम लोग महिला आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसके लिए महतारी बंधन योजना चला रहे हैं। और हर महीना करीब 70 लाख जो विवाहित माताएं हैं, उनके खाता में 1000 रुपया भेजने का काम करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट है, डायरेक्ट उनके खाता में भेजते हैं। 16,000 करोड़ से ज़्यादा ये सरकार में आए हैं तब के बाद से उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। और इससे आर्थिक रूप से हमारी माताएं बहुत सशक्त हो रही हैं। और जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो बहुत खुश दिखती हैं, और हम पूछते भी हैं कि इस पैसे का कैसे उपयोग आप लोग क्या करते हैं ज़्यादातर उस हाँ, पैसे तो का? बहुत खुश होकर वो बताती हैं कि हम वो अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी किराना का दुकान है या सब्जी का दुकान है, उसको बढ़ा रहे हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके हर महीना एक अच्छा पैसा कमा ले रही हैं। तो इस तरह से काफ़ी आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। और ये जो आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार देने का काम होता है, रेडी टू ईट, उसको भी हम लोग महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से करा रहे हैं। और वहाँ पर अभी तक 8 लाख महिलाओं को हम लोग लखपति दीदी बना चुके हैं। अच्छा। लखपति दीदी बना चुके हैं, और 10 लाख बनाने का हमारा आगे लक्ष्य है। और फिर वहाँ पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, वहाँ 50% का आरक्षण, जब 50% आज आपका पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, ये 50% का उनका आरक्षण है। और कभी कहीं कहीं तो ये 55% तक चला जाता है। तो ये सुविधा वहाँ महिलाओं के लिए है। और इस तरह से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी और ये सब कर रहे हैं वहाँ। सर, ये जो जिस तरह से शांति का माहौल बना है, वो भी महिलाओं को निश्चित रूप से बहुत, उनको वही सबसे बड़ी उसकी लाभार्थी होती हैं कि जब कानून व्यवस्था ठीक हो और सब कुछ ठीक हो, तो महिलाओं को एक तरह से उनका स्पेस बढ़ जाता है, उनको बाहर जा सकती हैं ज़्यादा सहजता से, ये सब हो सकता है। ये तो मुख्य रूप से अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, और जो पिछड़े रह गए इलाके हैं उनके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। एक और क्षेत्र जो है वो है शहरी विकास का, खास करके जो छत्तीसगढ़ के शहर हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें और एयर कनेक्टिविटी का भी एक प्रश्न है कि पूरे छत्तीसगढ़ को हवाई यात्रा के आसपास कहीं पर एक सुविधा उपलब्ध हो। तो ये कनेक्टिविटी और शहरी विकास, ये 2 क्षेत्र हैं। इस पर आप छत्तीसगढ़ ने नया क्या किया है या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, एक तो एयर कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है, वैसे डबल इंजन की सरकार बनी है तो उम्मीद से ज़्यादा आशीर्वाद केंद्र सरकार का हम लोगों को मिल रहा है। और रेलवे के सेक्टर में भी 21 गुना बजट बढ़ा है।
अभी करीब 47,000 करोड़ का परियोजना रेलवे के सेक्टर में चल रहा है, और जो 32 वहाँ पर स्टेशन हैं उनको विश्व स्तर का बनाने का काम चल रहा है, जिसमें कुछ पूरा भी हो गया है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए भी दो वहाँ से भारतमाला योजना, एक रायपुर से सीधा विशाखापट्टनम और एक रायपुर बिलासपुर होते हुए सीधा धनबाद, ये 2 रोड बन रहे हैं। नेशनल हाईवे के अनेकों रोड आदरणीय गडकरी जी ने वहाँ सैंक्शन किया है। तो इस तरह से आवागमन की सुविधा वहाँ पर बढ़ रहा है, और हर क्षेत्र में केंद्र से हम लोग को अपेक्षा से ज़्यादा आशीर्वाद वहाँ मिल रहा है आवागमन के सेक्टर में। जो शहर हैं खास करके और रायपुर शहर के लिए आपने पूछा तो सर, जैसे पिछले दिनों हमारा नगरीय निकाय का भी चुनाव संपन्न हुआ, और उसमें भारी सफलता मिली। मतलब 10 नगर निगम में चुनाव हुआ तो 10 नगर निगम मतलब भारतीय जनता पार्टी जीती। सिंबल से होता है, नगर पालिका नगर पंचायत में भी अभूतपूर्व सफलता मिली। तो एक अटल विश्वास पत्र, एक घोषणा पत्र है अटल विश्वास पत्र, जिसमें नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उसमें वादा है। तो उसमें कई तरह के घोषणा है, उसको भी पूरा कर रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में जो घोषणा था उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। तो दोनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और शहरों के विकास के लिए एक तो अपना जो SCR बनाए हैं, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसमें रायपुर नगर निगम, बीरगांव नगर निगम, उधर दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इसको शामिल करके उनका स्पेशल विकास के लिए प्राधिकरण का गठन हुआ है। तो वो भी चिंता कर रहे हैं। बिलासपुर हमारा न्यायधानी है, तो उसके भी विकास के लिए रोड मैप तैयार किए हैं। और सारे जो नगरीय निकाय हैं वहाँ के विकास के लिए भी अटल विश्वास पत्र के अनुसार काम कर रहे हैं। सर, एक जो पूरा छत्तीसगढ़ है वो एक नई यात्रा पर चल पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें आपने जनता का विश्वास पाया है और इस मैंडेट के साथ आप काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में विपक्ष की अब तक कैसी भूमिका रही है? क्या उनका आपको सहयोग मिल रहा है? कंस्ट्रक्टिव हैं वो, या बाधाएं आ रही हैं, या उनको भी आप मुख्यधारा में लाकर विकास में सहयोगी बना पा रहे हैं, या कैसा उनका रिस्पांस अभी तक क्या मिला आपको? नहीं, जिस तरह से विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार भी और मजबूत होता है। लेकिन विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है, आपस में बटा हुआ है, और जो एक उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रहे हैं। और इतना तक कि आज नक्सलवाद के खिलाफ में जो लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से और हमारे जवानों के कदम साहस से हम लोग लड़ पाए हैं। पहले तो उसमें भी ये लोग शंका जाहिर करते थे कि सिविलियन को मारे हैं, लेकिन नक्सलियों के तरफ ही लिस्ट जारी किया गया तो लोग मौन हो गए। तो एक जो विपक्ष की वास्तव में जो भूमिका होनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है कि वो लोग अपनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं। अपने जो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार का गढ़ उन्होंने बना दिया। आज भी उनके कई लोग जेल के अंदर में हैं, कई लोग बेल में हैं। कई घोटाले उनके सरकार में, हर चीज़ में घोटाला हुआ। कोयला में घोटाला, रेत में घोटाला, DMF की राशि में घोटाला, आबकारी में घोटाला, हर चीज़ में घोटाला ही घोटाला। तो ये सब हम लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उनकी भी वो लोग आलोचना करते हैं। कुल मिला के एक जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए वो भूमिका नहीं निभा पा रहे। केंद्र के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे दौर में, खास करके विकास कार्यों को लेकर क्या अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है, और डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ हमारे प्रदेश को मिला है। जो बड़ी समस्या नक्सलवाद का था उसके पीछे भी केंद्र का योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, उनका आशीर्वाद, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। और जिस भी क्षेत्र में हम लोग अपेक्षा लेकर यहाँ
आते हैं उससे ज़्यादा ही छत्तीसगढ़ को हर क्षेत्र में विकास के लिए आशीर्वाद मिलता है। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ सरकार को है। सर, इसमें एक प्रश्न मेरा छूट गया था दरअसल नक्सलवाद पर बात करते समय, कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कुछ मारे गए हैं, कुछ ने ये रास्ता छोड़ दिया है, तो जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको आप कैसे मुख्यधारा में शामिल करा पा रहे हैं, वो हो पा रहे हैं, या जो गांव नक्सल मुक्त हो गए उसको कोई, उसके लिए कोई इंसेंटिव है? तो पोस्ट नक्सल सिनेरियो, मतलब नक्सलवाद के बाद का समय जो है, उसमें खास करके जो पुराने नक्सली हैं वो किस तरह से इस मामले में खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, और सरकार उसमें उनकी नीति क्या है? देखिए, अच्छी पुनर्वास नीति हम लोग लाए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, कई प्रदेशों में आसाम वगैरह जाके वहाँ का जो पुनर्वास नीति है उसका अध्ययन करके आए, और अच्छी पुनर्वास नीति हम लोग अपने प्रदेश में दिए हैं, और आह्वान भी किए कि भाई आप लोग हिंसा को छोड़िए, गोलीबारी की भाषा को छोड़िए, इससे किसी का भला नहीं हुआ है। आप लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, और आप अगर आत्मसमर्पण करेंगे तो ये हम लोग सुविधा देंगे। और उसका असर भी हुआ, और 3000 से ज़्यादा लोग आत्मसमर्पण भी किए। आज उनके साथ अच्छा न्याय कर रहे हैं, उनको मतलब उनके योग्यता के अनुसार उनका स्किलिंग भी कर रहे हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 3 साल तक उनको हर महीने 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग करने का भी है। 50,000 रुपया तत्काल देते हैं एक टाइम में, और अगर गांव में खेती करेंगे तो 1 हेक्टेयर ज़मीन उनको पुनर्वास नीति में देने का है। शहर में अगर मकान बनाएंगे तो 4 डिसमिल ज़मीन देने का है, और कोई इनामी हैं तो उनको वो पैसा उन्हीं को देने का है। तो इस तरह से उनके साथ अच्छा न्याय करने के लिए पूरा नीति का निर्धारण किए हैं, और उसका लाभ भी हुआ। भारी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पित भी हुए। इसमें मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक साथ आप सख्ती भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जो अभी भी उस रास्ते पे चल रहे हैं उनके साथ आप बिल्कुल नो नेगोशिएशन, नो कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल सख्ती, और जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं उसके साथ सहानुभूति। जी, क्या मैं इसको सही समझ पा रहा हूँ? यही ये इस तरह से? बिल्कुल जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ न्याय कर रहे हैं, और जो अगर गोलीबारी की भाषा अख्तियार करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं। तो सामने से जिस तरह का व्यवहार आ रहा है उसी के अनुरूप राज्य अपना व्यवहार तय कर रहा है कि इसको किस तरह से करना है। जी, तो अब फाइनली मान लिया जाए क्या कि अब हमने इस समस्या को सेटल कर लिया है, या अभी इसमें और करने के लिए कुछ और अभी बाकी रह गया है नक्सलवाद को, जिस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का डेडलाइन तय था 31 मार्च 2026, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब हम लोग को क्षेत्र में विकास को पहुंचाना है। हाँ, उस पर आपका निश्चित रूप से ध्यान है। तो मुझे लगता है कि जो शिकायतें अगर किसी को कोई कह भी रहा है ऐसे, इसको तो प्रधान गृह मंत्री जी ने रिजेक्ट भी किया इस आइडिया को कि गरीबी या अशिक्षा की वजह से लोग नक्सलवाद की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई जिलों को उदाहरण देकर बताया कि जो इससे भी पिछड़े हैं वहाँ तो नक्सलवाद नहीं आया, तो नक्सलवाद अन्य कारणों से होता है, और वो एक विचारधारा का मामला है कि हमको लोकतंत्र के अंदर रहना ही नहीं है, हम बंदूक से सत्ता हासिल कर लेंगे, इस तरह का उनकी दृष्टि है। खैर, वो दृष्टि फेल हुई, और छत्तीसगढ़ ही वो मोर्चा बना जहाँ पर ये सारा कार्य हुआ। तो इसके लिए आप एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ, राष्ट्र आपका अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए, इतना सारा आपने समय दिया आपकी व्यस्तताओं के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर प्रदान करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।